Hello students, today we'll study about fundamental theorem of integral calculus. Fundamental theorem of integral calculus. In the previous lecture, we have seen that the definite integral may be calculated with the help of fundamental theorem of integral calculus, or definite integral may be calculated as the limit of a sum. So in this lecture we'll study about fundamental theorem of integral calculus, but before this we must know what is area function. Area function. In the previous lecture we have seen a to b f of dx is the definite integral, is the definite integral, and this represent the region bounded by y is equal to fx, ordinate x is equal to a, x is equal to b, and x-axis. अब देखिए, हमने ये पिछले लेक्चर में देखा था कि किस तरह से यदि हमारे पास कोई भी एक, ये हमारा एक्स एक्सिस आ गया, नाउ दिस इज वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये कोई कर्व है हमारे पास, y इज इक्वल टू एफ एक्स, एंड दिस इज ऑर्डिनेट x is equal to a. This is another ordinate x is equal to b, and this is x-axis. So this is the region, this one, this whole. This is given by the definite integral, that is f of x, this one, f of x a to b. इसका जो इंटीग्रल होगा वो इस ये जो बाउंडेड रीजन है इसके बराबर होगा। अब देखिए, ये हमारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट हम x ले लेते हैं, एनी पॉइंट, इफ यू विल टेक एनी पॉइंट x, ये हमारा x कोई पॉइंट है। तो ये जो शेडेड रीजन है, फॉर एग्जांपल एक हमने इस रीजन को ले लिया और दूसरा ये रीजन हम लेते हैं, दिस वन। अब ये जो एरिया है ये हमारा a of x, it will depend on this x. If x belongs to AB, therefore area function is equal to a of x represents area function. Why? Because the shaded region depends on x. अगर हम x को इधर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको ज़्यादा ले लेंगे तो ये जो एरिया है ये बढ़ जाएगा। सो दिस इज एरिया फंक्शन, a to x f x dx, this represents the area function. Now we'll study about first theorem of
theorem of integral calculus. Integral calculus क्या कहती है? फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है? फर्स्ट थ्योरम कहती है इफ फंक्शन जो हमारा f है is continuous in AB, closed interval AB. Therefore, E dash x means derivative of area function is equal to f of x for all x belongs to AB. क्या मतलब है? जो हमारा फर्स्ट थ्योरम है वो कहता है कि अगर हमारे पास एरिया फंक्शन जो है वो हमारा इसके बराबर है a2x fx dx, तो a डैश x क्या होगा? इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा. दैट वुड बी इक्वल टू f of x. Why? Because integration is a reverse process of differentiation. तो ये हमारा फर्स्ट थ्योरम है. क्या है फर्स्ट थ्योरम? कि अगर एरिया फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो वो f of x के बराबर आएगा. और जो सेकंड थ्योरम है हमारा, इसको कल प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था. सेकंड थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. सेकंड थ्योरम क्या है? अगेन ये कंडीशन है इसके लिए कि f इज कॉन्टिन्यूअस. f इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल AB. फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए. यू नो दिस थिंग. अगर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो ये बाउंडेड रीजन जो है ये एरिया फंक्शन नहीं होगा. तो ये पहली कंडीशन है इसके लिए कि ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए. इफ f इज कॉन्टिन्यूअस इन AB and f is antiderivative of f. इसका जो छोटा जो हमारा स्मॉल फंक्शन हम f of x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो कैपिटल x है, कैप्स लॉक में जो f है, ये यदि इसका डेरिवेटिव है, एंटी डेरिवेटिव है, मतलब इसका इंटीग्रल है, तो जो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल आएगा वो आएगा इंटीग्रल का वैल्यू एट अपर लिमिट माइनस इंटीग्रल का वैल्यू एट लोअर लिमिट. सो देन if f is continuous in closed interval AB and f is antiderivative of f, then a to b f of x dx is equal to, अब देखिए इसका एंटी डेरिवेटिव मतलब इसका इंटीग्रल है, क्या है? कैपिटल f है स्मॉल f का, तो वो जो हमारा a to b रहेगा दैट वुड बी इक्वल टू f of b माइनस f of a. अब इसमें देखिए प्लस c नहीं लगाया हमने. वाई? बिकॉज डेफिनेट इंटीग्रल में हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को यूज़ नहीं करते. क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर इसमें देखिए, अगर इसको ऐसे भी लिख देते हैं f of x प्लस c इस तरह से माइनस f of a प्लस c, देन व्हाट विल हैपन? जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये c कैंसिल हो जाएगा. सो बिकॉज ऑफ दिस इसको हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को. So these two theorems we have to remember. First, अगर हमारे पास f एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो जो डेरिवेटिव एरिया फंक्शन का वो फंक्शन के बराबर आएगा. और सेकंड, उसका कोई भी फंक्शन है डेफिनेट इंटीग्रल उसका निकालना है तो वो आ जाएगा उसका इंडेफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू एट अपर लिमिट माइनस इंडेफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू एट लोअर लिमिट्स. नाउ we'll start to solve NCERT exercise. So ये है हमारा
7.9, NCERT exercise 7.9. Evaluate the definite integral. So what is the definite integral? Minus 1 to 1 x plus 1 dx. This is 7.9, question 1. Find the value of minus 1 to 1 x plus 1 dx. So let I is equal to this. Now this is equal to, अब देखिए इसका सिंपल इसका इंटीग्रेशन हमने करना है, तो इसको चाहे आप अलग अलग इंटीग्रेट कर लो या इकट्ठे इंटीग्रेट कर लो. x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x²/2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x. देखिए सेकेंड थ्योरम इंटीग्रल कैलकुलस की सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम है. क्या है वो? कि यदि हम किसी डेफिनेट इंटीग्रल को निकालना चाहते हैं तो उसका जो इंडेफिनिट इंटीग्रल होगा उसकी वैल्यू अपर लिमिट में माइनस लोअर लिमिट में. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? ये हमारे पास आता है x². अब हमने क्या करना है? पहले अपर लिमिट पुट करना है. 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 माइनस 1. ये आ गया. नाउ दिस इज इक्वल टू जस्ट सी, ये वाला ये हमारे पास है यहाँ पर. तो ये हमारे पास था 2. सो 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 माइनस 1. सो दैट इज इक्वल टू 2 LCM 3/2 माइनस हाफ. सो कितना हो गया? ये यहाँ पर क्लियर हो गया आप सभी को. ये हमने जहाँ जहाँ x था वहाँ पर -1 पुट किया लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट पुट किया. सो ये हो गया 3/2 प्लस 1/2 4/2 दैट इज इक्वल टू 2. सो दिस इज द आंसर. देखिए डेफिनेट इंटीग्रल का एक स्पेसिफाइड वैल्यू होता है, एक फिक्स नंबर होता है, क्योंकि उसमें हमारे को एक डेफिनेट इंटरवल के लिए उस इंटीग्रेशन को करना है, वो इंटीग्रल निकालना है. चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं हम. नाउ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ले लेते हैं हम. दैट इज इंटीग्रेट 0 to π/4 sin 2x. So question number 4 of this exercise, what is this? Integrate 0 to π/4 and we have to integrate sin 2x dx. So let I is equal to this. Now what is the integration of sin 2x? हम कर चुके हैं. माइनस cos 2x/2. So this is 0 to π/4. अगेन फंडामेंटल थ्योरम को हमने लगाया. माइनस, देखिए साइन किसका डेरिवेटिव है? माइनस कॉस का. अब 2x है तो आगे जो उसका डेरिवेटिव है उससे डिवाइड करते हैं हम. 2x का डेरिवेटिव होगा 2. सो cos 2x/2 0 to π/4 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ हम बाहर ले लेते हैं. सो इट इज cos 2x 0 to π/4. नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. दैट इज cos 2 into π/4. पहले π/4 अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट cos 2 into 0. ये क्लियर हो गया सब स्टूडेंट्स को? यहाँ ध्यान दें. देखिए ये वही है फंडामेंटल थ्योरम, सेकंड थ्योरम. तो पहले π/2 सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू x का, वो अपर लिमिट है.
फिर 0 पुट किया, वो लोअर लिमिट है. सो माइनस हाफ. नाउ दिस इज 2 कैंसल, इट इज कॉस पाई बाई 2 minus cos of 0. So this is equal to minus half. See, what is the value of cos pi by 2? 0. And what is the value of cos 0? Cos 0 का value क्या है? 1. So now this is minus half into minus 1, that is equal to 1 by 2. सो ये फोर्थ प्रॉब्लम है हमारी, 0 to पाई बाई 4 sin 2x dx. चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं. ये कैलजेब्रिक फंक्शन ले लें. 0 to 1 dx अपॉन 1 plus x square. So this is our 10th problem. What is 10th problem? Question number 10, that is 0 to 1 integral of 1 upon x square, let I is equal to this. So this implies, देखिए अब इंटीग्रेशन, ये किसका डेरिवेटिव है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव है tan इनवर्स x का. सो इसका जो इंटीग्रल है, एंटी डेरिवेटिव है, यही है हमारा फंडामेंटल, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, कि उसका जो एंटी डेरिवेटिव है, इंटीग्रल है, उसकी वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1? पाई बाई 4, और 0 के लिए 0 होता है. सो दिस इज आवर आंसर फॉर 10th प्रॉब्लम. नाउ चलिए एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं. कोई और फंक्शन ले लें. चलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेते हैं. 0 to 1 x e raised to power x square. ये हमारा 15th प्रॉब्लम है. सो क्वेश्चन नंबर 15. हमारे पास, हमने ये इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना है x इंटू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स. अब देखिए ये सब्स्टिट्यूशन से इजी हो जाएगा करना. हमें सामने दिख रहा है एक्स स्क्वायर को t ले लेते हैं. लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी. दिस इम्प्लाइज डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स 2x dx. 2x dx is equal to dt. This implies what is the value of x dx? That is equal to dt by 2. इसका वैल्यू हमारे पास आ गया dt by 2. अब लिमिट्स को भी हमने अकॉर्डिंग चेंज करना है. देखिए जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो जिस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, अभी हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो x के लिए दिया है 0 to 1, तो उसको हमने t के लिए चेंज करना है. या तो ऐसे करें या फिर आखिर में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें उस एक्स स्क्वायर का, फिर उस लिमिट को लगाएं. सो इफ x इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 0. देखिए अगर x 0 है, 0 स्क्वायर 0 हो गया. इफ x इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो लिमिट्स चेंज नहीं होगी इस प्रॉब्लम में. क्या हो जाएगी? देयरफॉर I इज इक्वल टू 0 to 1. क्या बन गया हमारे पास? e रेज टू पावर t, e रेज टू पावर t, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x dx? dt by 2. dt by 2. So that is equal to half 0 to 1 e raised to power t dt. अब देखिए व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x? वही रहता है, e रेज टू पावर t रहता है, और वैल्यू रहेगा हमारा, जो लिमिट रहेगा वो रहेगा 0 to 1. सो दिस इज इक्वल टू 1 by 2 e रेज टू पावर 1 माइनस e रेज टू पावर 0. अपर लिमिट माइनस इंटीग्रल किसका? इंडेफिनिट इंटीग्रल एट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो दैट इज हाफ
e minus 1. So this is the answer of 15th problem. So students, in this lecture we have studied about the area function and the calculation or value of definite integral by using fundamental theorem of calculus. Thank you.